हरे कृष्णा। आप सभी को नमस्ते। विद्यार्थियों, राजकीय संस्कृत कॉलेज सावर की ओर से मैं डॉक्टर हरिहरानंद शास्त्रीय द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बिहारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उनके कुछ दोहों के व्याख्या संबंधी विवेचन करेंगे। विद्यार्थियों, किसी भी कवि को पढ़ने से पूर्व उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके कृतित्व के बारे में जानकारी होना बहुत समीचीन होनी चाहिए। इसी संदर्भ में मैं बिहारी के व्यक्तित्व से संबंधित और कृतित्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में है तो 1595 ईस्वी ग्वालियर में जन्म हुआ और मृत्यु जो है ओरछा में हुई। उसका कारण था कि जन्म के बाद जो है ये विद्या अध्ययन के लिए ओरछा चले गए थे और ओरछा में केशवदास जी जो थे उनसे इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। ये वही केशवदास है जिन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखना। कोई पूछ ले कि इनका गुरु कौन है, काव्य शास्त्री आचार्य कौन है, शिक्षा दीक्षा किससे प्राप्त की, कहाँ प्राप्त की, तो हमको बताना चाहिए कि ओरछा में और केशवदास जी से। पहली बात। दूसरे नंबर की जो बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण है इनके संदर्भ में, वो ये है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एक हमारे यहाँ आलोचक हुए हैं, समीक्षक हुए हैं। उन्होंने रीतिकाल के 3 भेद किए: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो उन्होंने रीति सिद्ध कवियों की जो गणना की, उसमें एकमात्र कवि के रूप में बिहारी को चयन किया, बिहारी को प्रतिष्ठित किया, माना कि बिहारी रीति सिद्ध कवि थे। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानने के लिए। तीसरे नंबर की जो बात है, अब इनके कृतित्व से संबंधित आ जाता है। कृतित्व में तीसरे नंबर की जो बात है वह यह है कि ये मुक्तक काव्य के कवि हैं। विद्यार्थियों, आपने अब तक जो पढ़ा उसमें प्रबंधात्मक कृतियों के बारे में पढ़ा। यहाँ हम पहली बार मुक्तक के बारे में पढ़ेंगे। ये मुक्तक क्या होता है? मुक्तक होता है जहाँ किसी प्रकार का बंधन न हो, अर्थात प्रत्येक पद, दोहा, कविता अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हो, जिसका पहले से या बाद से किसी प्रकार का संबंध न हो। इसे हम शास्त्रीय दृष्टि से कह सकते हैं कि जहाँ पर पूर्वापर का संबंध न हो, ऐसा काव्य मुक्तक काव्य कहलाता है। तो बिहारी जो है मुक्तक काव्य के कवि हैं। आप सब जानते हैं बिहारी ने केवल दोहा छंद लिखा है और बिहारी सतसई जो इनकी एकमात्र रचना है वो किस छंद में है? दोहा छंद में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले दोहा छंद सर्वप्रथम किसने लिखा, तो कोई जवाब है हमारे पास? तो बिल्कुल हमारे पास जवाब है, दोहा छंद सरहपा के द्वारा हमारे यहाँ आया, क्योंकि संस्कृत में दोहा छंद नहीं मिलता है। लेकिन रचना जो की वो किस में की? दोहा छंद में की। कहीं कहीं सोरठा का भी प्रयोग इन्होंने किया है, वो ज़्यादा नहीं है, बहुत नगण्य नाम का, मतलब बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सामासिक पदावली और अर्थ गांभीर्य के लिए प्रसिद्ध कवि के रूप में हम बिहारी को जानते हैं। सामासिक पदावली यानी कि कम शब्दों में अपनी अधिक बात कहना। बहुत कम शब्द हैं, अधिक बात कह देनी है और उसमें अर्थ गांभीर्य बना रहे। एक बहुत अच्छा बिहारी का पद है, बिहारी का दोहा है, और उसमें वो कहते हैं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। आप देखिए, इतनी सारी जो है अवस्थाएं, इतनी सारी स्थितियाँ बिहारी अपने एक छोटे से दोहे में कहते हैं। इसलिए बिहारी के लिए कहा जाता है कि बिहारी के दोहे जो हैं वो नावक के तीर के समान हैं, जो देखन में छोटे लगें और घाव करें गंभीर। ये मैंने नीचे इस पंक्ति में इस बात को लिखा है। तो यानी कि सामासिक पदावली के कारण अर्थ व्याप्ति यानी अर्थ का विस्तार बहुत होता है। खैर, अब आगे हम बात करते हैं, वो ये है कि ये हाव के कवि हैं। हाव क्या होता है? हम लोग कहते हैं, उस कभी कभी आपने देखा होगा, कहते हैं कि उसके हाव भाव ठीक नहीं थे। तो भाव और हाव क्या है? हाव कहते हैं बेटा चेष्टा को। विद्यार्थी इसे नोट कर लीजिए। हाव का तात्पर्य क्या है? चेष्टा है। अनुभाव यानी कि जो कोई रस की व्युत्पत्ति होती है, यानी कि शरीर में अगर भय होता है तो पसीने छूटते हैं, खुशी होती है तो हमारे स्माइल आती है, मुस्कुराहट आती है, तो ये अनुभाव है। अनुभावो भाव बोधक है। भाव की अनुभूति कराने वाली जो चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तो हाव के यानी चेष्टा के कवि हैं और अनुभाव यानी
भाव के अनंतर जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तो अनुभावों की सम्यक योजना है। आगे बात करें तो रूपकों का प्रयोग और इसके साथ साथ विविध चेष्टाओं का प्रयोग बिहारी के दोहों में मिलता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक तथ्यों को अप्रस्तुत विधान के रूप में प्रयोग। अप्रस्तुत विधान का तात्पर्य होता है हम लोग प्रत्यक्ष में कोई बात नहीं कह करके और किसी माध्यम के द्वारा उस बात को कहा जाए, वक्रोक्ति के द्वारा वो बात कही जाए, अन्योक्ति के द्वारा वो बात कही जाए, उसे अप्रस्तुत विधान, अलंकार के थ्रू भी कह सकते हैं, कहा जाता है, प्रतीकात्मक रूप से कहना। तो ये कवि लोक ज्ञान का, शास्त्र ज्ञान का कवि है। प्रेम के संयोग वियोग दोनों पक्षों का वर्णन मिलता है और उसमें नक्षिक का वर्णन अधिक मिलता है। तो ये बात मैंने आपको बताई, और भी मैं विस्तार कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा न हो इसलिए मैं समय भी देखता रहता हूँ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बिहारी की कुछ शिल्पगत विशेषताएं हैं। शिल्प का मतलब होता है वह चीज़ें जो उसके भाषा से, रस से, शैली से संबंध रखती है। तो ब्रज भाषा है, कौन सी है? साहित्यिक ब्रज है। मुहावरों का प्रयोग है, सांकेतिक पदों का सुष्ठु प्रयोग है, भाषा भाव विचार के अनुरूप है। अन्योक्ति का कवि है। अन्योक्ति एक अलंकार है जहाँ प्रस्तुत में पाइए अप्रस्तुत को ज्ञान, कहूँ वाचक कहूँ श्लेषते, यानी कभी वाचक के रूप में कहीं श्लेषते। समासोक्ति और अन्योक्ति दो हमारे यहाँ अलंकार होते हैं। तो यहाँ अन्योक्ति का प्रयोग क्या है? एक राजा के लिए जब वो अपनी नवविवाहिता रानी के मोहपाश में जो है आबद्ध हो गया, तब उन्होंने ये लिखा मिर्जा राजा जयसिंह को, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, यानी कि भौरा अगर कली से ही बंधा रह गया तो आगे कौन अवाल, आगे क्या हाल होगा। ये जो चीज़ है इसे हम अन्योक्ति या अप्रस्तुत विधान कहते हैं। हिंदी साहित्य में सतसई परंपरा का विकास करने वाले, आरंभ करने वाले नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व आर्या सप्तशती और गाथा सतसई लिखी जा चुकी थी, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि परंपरा को बहुत अच्छा विकास देने वाले ये कवि रहे हैं। रसिक परंपरा का भी इन्होंने आरंभ किया, यानी कि साहित्य में इससे पहले रस को इस रूप में किसी ने नहीं देखा। तुलनात्मक अध्ययन भी इन पर खूब हुआ है, समीक्षक और आलोचकों ने इन पर खूब मंथन किया है। अब कुछ दोहे हैं जो विशिष्टता लिए हुए हैं, मैं उनकी बात कर देता हूँ। जो पहला दोहा है वो भगवान को यानी मंगलाचरण के रूप में राधा कृष्ण की जो है उपासना के तौर पर है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे शाम हरित दुती होई। हरा रंग जब काले पर पड़ता है तो एक नया रंग पैदा होता है, और जो नया रंग होता है वो द्वितीयमान होता है, यानी कि प्रकाशित करता है। ऐसा रंगकर्मी हमें बताते हैं, लेकिन हमें रंगकर्मी की दृष्टि से व्याख्या नहीं करनी है, हमें साधारण व्याख्या करनी है। और इस व्याख्या में जो चमत्कार है वो केवल और केवल इस सोई में है। सोई में कैसे? मेरी सांसारिक बाधाओं को वही राधा, जो सोई यानी वही, कोई और राधा नहीं, आम राधा भी तो हमारे यहाँ होती है, सामान्य राधा। तो इस पद से राधा कैसी है? नागरी है, चतुर है। सोई वही राधा मेरी सांसारिक बाधा है, जिसके तन की झाई परने से शाम हरित दुती हुई। तो ये आप टेक्स्ट से और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ इसकी व्याख्या की हुई है। दूसरा जो पद है ये भी इनकी आध्यात्मिकता से रिलेटेड है, जिसमें राधा कृष्ण की प्रति जो इनका अनुराग है वो ये कहते हैं कि जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। मैं विस्तार नहीं दे रहा हूँ बच्चों, केवल और केवल इसलिए कि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। कल जब मैं इसको क्लास में ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तब इसको विस्तार दूंगा। इसी तरीके से कहत नटत रिजत खिजत, ये 7 क्रियाएं एक साथ हो रही है। नायक नायिका के संकेत और हाव का प्रयोग, मैंने जो जो विशिष्टता है वह इस पद के सामने लिख दी है, इसलिए आप इसको देख करके और समझने की कोशिश करें। कल मेरी जब ऑनलाइन कक्षा आपके सामने साथ रहेगी तब मैं इन दोहों को और ज़्यादा स्पष्ट कर दूंगा। तो भाषा ब्रज है, ये आप सब देख ही रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें बहुत अधिक इसे लंबा नहीं करना चाहिए। और कल मेरी ऑनलाइन क्लास में ये केवल उन बच्चों के लिए है जो अपने नोट्स के थ्रू देखना चाहते हैं साहित्य को, तो मैंने ये उनके लिए बनाया है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।